Good morning, dear students. Yesterday we discussed difference between drawings against capital and drawings against profit. उम्मीद है आप बच्चों ने कर लिया होगा। बेटा अभी तक फंडामेंटल जो चैप्टर में करवा रहा हूँ इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं और आज 5th लेक्चर है। अगर आप बच्चों ने ध्यान से हर लेक्चर अटेंड किया है तो आपका फंडामेंटल वाले चैप्टर का बेस तैयार हो गया है। बल्कि अगर मैं कहूं कि पूरी पार्टनरशिप का बेस तैयार हो गया है तो भी गलत नहीं होएगा। बेसिक जो बातें हैं वो लगभग हो चुकी है, अब छोटे मोटे पॉइंट हर रोज ऐड होते जाएंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर है ए और बी। बच्चों फर्म को लोन की जरूरत है तो कई बार फर्म क्या करती है, बजाय किसी आउटसाइड पार्टी से बोरो करने के फर्म अपने ही किसी पार्टनर से बोरो कर सकती है, अपने ही किसी पार्टनर से लोन ले सकती है। राइट। अगर फर्म ने अपने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो सोचो ये लोन बैलेंस शीट में कहां दिखाएगी। फर्म अपनी बैलेंस शीट में लोन कहां दिखाएगी? ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि फर्म ने लोन लिया चाहे किसी से भी लिया हो। अब क्वेश्चन ये कि सपोज पार्टनर ए है, फर्म ने पार्टनर ए से लोन लिया है तो बदले में फर्म क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। यही हमारा आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। 3 बातें बच्चों आपने यहां पे ध्यान रखनी है। नंबर 1 मैंने क्या लिखा? रेट। फर्म में 2 पार्टनर है ए और बी। फर्म ने लोन लिया है और लोन किससे लिया है? ए से। अगर लोन लिया है तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन देगी? फर्म। और किस रेट से देगी? जो रेट उनके बीच एग्रीड हुई है, क्योंकि जब हम किसी से लोन लेते हैं तो एक तरह का ये एग्रीमेंट ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो भी एग्रीड रेट है 4%, 6%, 10%, उसी रेट से फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके बीच कोई रेट एग्रीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट साइलेंट है, बस ऐसे ही बोरो कर लिया, तो बच्चों पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, एग्रीमेंट कोई है नहीं, एग्रीमेंट साइलेंट है, तो भी फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और किस रेट से देना पड़ेगा? 6% पर एनम इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट। क्लियर है बच्चों? फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई रेट एग्रीड है 8%, 10%, क्वेश्चन में रेट दी हुई है, फिर तो आपने उसी रेट से इंटरेस्ट देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एग्रीमेंट साइलेंट है, तो फिर किस रेट से देना है? 6% पर एनम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड पॉइंट बच्चों नेचर, कि जब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो क्वेश्चन क्रिएट होएगा कि इसकी नेचर क्या है, हम इसे क्या ट्रीट करें? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करें या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? बच्चों ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब आपने खुद सोचना है कि दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मीनिंग मैंने आपको बता रखा है नेचुरली, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कैसे पता लगा? क्योंकि फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्योंकि देना पड़ेगा। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब तीसरी बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। सपोज फर्म ने लोन लिया ए से, आज अकाउंटिंग ईयर ओवर हो रहा है 31 मार्च 2018। सपोज कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होएगा? सपोज लोन है 1,50,000, 1,50,000, और मान लीजिए एग्रीमेंट साइलेंट है, और एग्रीमेंट जब साइलेंट होता है तो 6% कितना हो गया? 150 का 6% 9,000। दिस इज इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूं, कब कर रहा हूं? एट द एंड ऑफ द ईयर। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, इस अकाउंट को क्या करें? इस अकाउंट की नेचर क्या है बच्चों? ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। 2 इंटरेस्ट कितना? ये 9,000।
अब थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों, जो इंटरेस्ट हम लोन के ऊपर देने जा रहे हैं दो तरीके होते हैं, या तो उसको कैश में दे दो, पेमेंट कर दो, लेकिन नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते। मान लो फर्म ने ए से लोन लिया है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो नॉर्मली तो क्या होता है, फर्म 4-5 साल के बाद उसका सारा पैसा इकट्ठा वापस करेगी विद इंटरेस्ट। तो हमने क्या करना है, हर साल 31 मार्च को, सॉरी फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इंटरेस्ट 9000 है, मैं कह रहा था कि या तो फर्म इसकी पेमेंट करेगी, और अगर पेमेंट नहीं करते हैं नॉर्मली क्या होता है, मान लो फर्म ने बोरो किया 4-5 साल के लिए, तो फर्म 4-5 साल के बाद सारा ही पैसा इकट्ठा वापस करती है विद इंटरेस्ट। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हर साल 31 मार्च को ये इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं, और जब हम ड्यू करेंगे तो इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, लोन अकाउंट में। एंड हाउ मच, 9000। ठीक है बच्चों, हर साल का जो इंटरेस्ट है वो लोन अकाउंट में जाके मर्ज होएगा। मतलब आप समझ गए होंगे, हमने बोरो कितना किया था 150, सपोज फर्स्ट ईयर है, पहले साल का इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का 9000, ठीक है। तो अगले साल फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी, वो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 1,59,000 पे। हर साल का जो इंटरेस्ट है वो लोन में मर्ज होता जाएगा, ठीक है। सेकंड, ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट अकाउंट की नेचर क्या है, नॉमिनल, और अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो हम इसको क्लोज भी करेंगे। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। अब बच्चों आपने ध्यान रखना है क्लोज करते वक्त कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वी नो दैट इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो डेबिट किसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेक इट क्लियर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। हर साल ये दो एंट्री होगी। पहली एंट्री आपने इंटरेस्ट ड्यू करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मर्ज कर देना, और फिर ये इंटरेस्ट अकाउंट आपने क्लोज करना है। तो बच्चों 3 बातें मैंने आपको बताई, फर्स्ट रेट, सेकंड पॉइंट नेचर, और थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं आपको क्लियर करता हूं। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, बच्चों ये क्वेश्चन है, फर्म है, दो पार्टनर है ए और बी, लिखा है ए प्रोवाइडेड लोन ₹1,50,000 टू फर्म ऑन 1 अप्रैल 2018। ए ने लोन दिया है फर्म को 150 का, वही क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र होता फिर तो उसी रेट से देना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन अगर रेट का जिक्र नहीं है तो हम किस रेट से देंगे, 6% पर एनम। तो 150 पे 6% कितना हो गया बच्चों, 9000। अभी मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक बात और लिखी है कि नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 3,46,000। नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दैट इज ₹3,46,000। आइटम्स मान लीजिए और भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र है, सैलरी टू पार्टनर का जिक्र है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जिक्र है। वो आइटम्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें मैं अवॉइड कर रहा हूं, फिलहाल मेरा फोकस इसी पॉइंट पर। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना है, 346, एक्चुअल में ये नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो हमने अभी चार्ज ही नहीं किया, और वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना बनता है, 9000। मींस 346 में से 9000 जब आप डिडक्ट करोगे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, which is debited to profit and loss account, not profit and loss appropriation account। तो 346 में से 9000 जब हम लेस करेंगे, जो अमाउंट बचेगी उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। बच्चों आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रीपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। अब एक तो तरीका ये बनता है कि हम पी एंड एल अकाउंट बनाएं। अगर पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज 346,000।
प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस ही नेचुरली, P&L का क्रेडिट बैलेंस। अब ये इंटरेस्ट कितना देना है 9000 टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब देखो बच्चों बैलेंस कितना रह गया, बैलेंस रह गया 337, इसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। 346 यहां पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होएगा 337। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि P&L अकाउंट बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चों हमने एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी करनी है और ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन में क्या कहा गया, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर P&L अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं बना देते, तो आप टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस केस में क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है ये 346, पर्टिकुलर्स अमाउंट 346। अभी ये नेट प्रॉफिट नहीं है, लेस। बच्चों ये मैंने फॉर्मेट बनाया है रफली इस तरीके से, लेस इंटरेस्ट ऑन एज लोन दैट इज ₹9000। ये डिडक्शन जो आपने करनी है वो अंदर ही करनी है पर्टिकुलर्स में। अब बैलेंस कितना रह गया 337। ये लो बात हुई है। P&L अकाउंट अलग बना सकते हो, अलग नहीं बनाना, टाइम सेव करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज 337। ये एक तरह का हमारा वर्किंग नोट इसी के अंदर तैयार हो गया। बच्चों एक सावधानी रखनी है, किसी भी हालत में आपने ये 9000 एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में नहीं दिखानी। अगर किसी बच्चे ने 9000 एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में दिखा दिए तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लियर है? इसका मतलब उसको पता ही नहीं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, सपोज ए बी, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन है ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। अगर आप जर्नल एंट्रीज को ध्यान से देखें, सोच इसके बारे में। ए ने कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल के ऊपर उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट। कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाता है और किस साइड जाता है क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाके क्रेडिट होएगा, कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाएगा। हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें एज कैपिटल अकाउंट अलग है और एज लोन अकाउंट अलग है। ये दोनों अकाउंट बिल्कुल अलग अलग है। कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और लोन का इंटरेस्ट लोन अकाउंट में। तो अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का जिक्र है तो आपने कैपिटल अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। इज इट क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा आज का पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तीनों बातें ध्यान रखना। रेट के बारे में मैंने बता दिया, सेकंड नेचर के बारे में मैंने बता दिया, थर्ड मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि क्वेश्चन आपने कैसे करना है। बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बच्चों इसी तरीके से एक और पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूं, रेंट टू अ पार्टनर। लगभग सेम पॉइंट है, रेंट टू अ पार्टनर। ध्यान से सुनो, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। दो पार्टनर से ए और बी, बिजनेस करने के लिए हमें दुकान की जरूरत थी, शॉप चाहिए थी। हमारे पास अपनी दुकान नहीं है, तो बजाय किसी आउटसाइड पार्टी से लेने के हमने अपनी ही पार्टनर से ले ली, वो भी रेंट पर। ए ने अपनी दुकान दी हुई है फर्म को और वो भी रेंट पर, और इसका रेंट पूरे साल का बनता है 12,000।
बच्चों क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, फर्म में दो पार्टनर्स हैं ए और बी। फर्म ने दुकान किराए पर ली है और किससे ली है? ए से, अपनी पार्टनर से, ठीक है। और उसका रेंट कितना बनता है? 12,000 पर एनम रेंट टू अ पार्टनर। अब क्वेश्चन है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बच्चों जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर डेबिट किसे करेंगे? क्लियर होगा आपको बच्चों, रेंट अकाउंट। डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। क्रेडिट किसे करें? अगर रेंट हमने पे कर दिया फिर तो कैश अकाउंट होएगा, और अगर बाई चांस अभी पे नहीं करा तो आपको पता ही है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एज द केस मे बी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर पे कर दिया, और अगर पे नहीं करा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट एज द केस मे बी। क्लियर है बच्चों? अब दूसरी बात है कि जो रेंट अकाउंट मैंने डेबिट किया है ये नॉमिनल अकाउंट है। अब मैंने इसको क्लोज भी करना है। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट टू रेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन है कि डेबिट किसे करेंगे? बच्चों फिर आपने डिसाइड करना है कि वेदर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो P&L में डेबिट होते हैं, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो नाउ डिसाइड व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेचर। बच्चों अगेन दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑब्वियस है, अगर आपने अपने किसी पार्टनर से दुकान रेंट पे ली है तो फर्म को रेंट तो देना ही पड़ेगा, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ है तो भी देना पड़ेगा, लॉस है तो भी देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। तो दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो डेबिट किसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच? 12,000। देखो बच्चों क्लियर है कि नहीं? एंड रेंट अकाउंट इज क्लोज, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में इस पॉइंट का जिक्र है, अगेन आपको P&L अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना कहा जाए। मान लीजिए हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख और साथ में लिखा है बिफोर अलाइंग रेंट टू ए, कि अभी हमने ए को रेंट नहीं दिया और प्रॉफिट हमारा कितना है? 1 लाख। तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट नहीं है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, और इसमें से रेंट क्या करेंगे? लेस, दैट इज 12,000। और कितना बच गया? 88। दिस इज नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है। क्लियर है बच्चों? ये जो रेंट है ये आपने कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में नहीं दिखाना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने इसको लेस कर दिया, ये अपना एक तरीके से वर्किंग नोट है, P&L अकाउंट बनाने से बच गए टू सेव द टाइम, ठीक है बच्चों। एग्जाम में ना केवल क्वेश्चन सोल्व करना होता है बल्कि टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एग्जाम। बच्चों एक सावधानी आपने और रखनी है, जब आप कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे तो ध्यान रखना, बल्कि आप सोचकर देखो कि कैपिटल अकाउंट्स में क्या ये रेंट आएगा। देखो इन जर्नल एंट्रीज को देखो, हमने ये रेंट किसको देना था? ए को 12,000। कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा, नेवर। उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि पार्टनर से हमने जो रेंट लिया है या तो हम उसको पे ही कर देते हैं, और अगर अभी पे नहीं करना तो बाद में पे कर देंगे। पे तो करना पड़ेगा, हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। बच्चों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पार्टनर को हम सैलरी देते हैं, उठा के कैपिटल में डाल देते हैं, पार्टनर को कमीशन देते हैं, कैपिटल में डाल देते हैं, तो पार्टनर को जो रेंट देना है वो भी पे करने की क्या जरूरत है? कैपिटल में डाल दो। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। बच्चों प्रैक्टिकली सोचकर देखो, आप किसी फर्म में पार्टनर हो, आपने कैपिटल लगा रखी है 1 लाख और आपने अपनी दुकान भी किराए पर दे रखी है रेंट पर फर्म को, ठीक है। रेंट है 12,000, तो ये जो रेंट है ये आपको मिलेगा हर साल, आप इसको कैपिटल में नहीं डलवाओगे, क्योंकि अगर इस रेंट को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, हर साल कैपिटल में मर्ज कर देते हैं, तो कैपिटल तो आने वाले टाइम में डूब भी सकती है। हो सकता है कि 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद फर्म में इतना घाटा हो जाए, लॉस हो जाए कि हमारी फर्म ही डूब जाए।
और अगर हमारी फर्म डूब गई, फर्म घाटे में चली गई, तो कैपिटल तो डूब जाती है। तो उस पार्टनर का बेचारे को उसका तो रेंट भी गया फिर। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? एक बात ध्यान रखना, मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको करवाया, दूसरा पॉइंट करवाया रेंट टू अ पार्टनर। ये दोनों आइटम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो तो फर्म को भरना ही पड़ता है, पे करना पड़ता है हर हालत में। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये दोनों आइटम कभी भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने नहीं दिखानी। ठीक है बच्चों, यहां पे हम वो आइटम दिखाते हैं विच आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके बच्चों, दो पॉइंट हो गए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सेकंड है रेंट टू अ पार्टनर, और लगभग दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों ध्यान से। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है? ए को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बी को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और ए को सैलरी भी देनी है। इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अब ए की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है बनता है 60,000 फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल 36,000, और ए को सैलरी भी देनी है दैट इज 24,000। इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 1,20,000। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 1 लाख। बच्चों एक बात मैंने आपको पहले बताई थी, इफ यू रिमेंबर, कि these are appropriations of profit and these are made only when there is profit, otherwise not। हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? 1 लाख। तो इससे ज्यादा तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन तो आप कर ही नहीं सकते। अब यहां पे प्रॉब्लम आ रही है कि इन तीनों का टोटल हो गया 120, लेकिन 1 लाख से ज्यादा हम दे नहीं सकते, बिकॉज एप्रोप्रिएशंस आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट में से बंटवारा होता है। अब इस केस में क्या समाधान करें? सॉल्यूशन ऐसे करना है कि किसी पार्टनर के साथ कोई इनजस्टिस ना हो, किसी पार्टनर को कोई नाराजगी भी ना हो। ठीक है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना कि एनी आइटम लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक पार्टनर सैलरी, लाइक पार्टनर कमीशन हैज नो प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। फिर रिपीट कर रहा हूं, एनी आइटम लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, लाइक सैलरी टू पार्टनर, लाइक कमीशन टू पार्टनर हैज नो प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। ऐसा नहीं है कि चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, या सैलरी दे देते हैं, पार्टनर का कमीशन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, देना सब कुछ पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, सैलरी भी देंगे, और अगर डीड में कमीशन का जिक्र है कमीशन भी देंगे। बाई चांस इस क्वेश्चन में कमीशन का जिक्र नहीं है तो सब कुछ देना है, लेकिन प्रपोर्शनेटली। प्रपोर्शनेटली प्रपोर्शनेटली कैसे देंगे? ये जो एक्चुअल अमाउंट है, इसको मिलना था 60, इसको मिलना था 36, और इसको सैलरी मिलनी थी 24। आपने क्या करना है, इसकी रेशो निकालना। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इसकी रेशो। अगर रेशो कैलकुलेट करें 2 5 3 2, हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 1 लाख। तो आपने 1 लाख को 5 3 2 इस प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देना। सबको सब कुछ मिलेगा बट प्रोपोर्शनेटली। तो 1 लाख 5 by 10 50,000। ठीक है बच्चों, मिलने थे 60, लेकिन हम दे कितना रहे हैं? 50, बिकॉज प्रॉफिट अवेलेबल आर इनएडिक्वेट। आगे देखो 1 लाख 3 by 10 दैट कम्स टू रुपीज 30। 36 की बजाय कितना मिलेगा? 30। 50 प्लस 30 80। आगे देखो 1 लाख 2 by 10 दैट कम्स टू रुपीज 20,000। सैलरी ए की बनती थी 24, लेकिन हम दे कितनी रहे हैं? 20। तो हमारे पास 1 लाख ही प्रॉफिट था
और सारा का सारा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये है बच्चों द सिचुएशन व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। कंक्लूजन क्या निकलता है? इफ एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट then profit available for distribution will be distributed in the proportion of appropriations to be made। बच्चों मैं फिर रिपीट करता हूं, if appropriations are more than profit then profit available for distribution will be distributed in the ratio of appropriations to be made। 60 देने थे, 36 देने थे, 24 देने थे, तो आपने इस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो किसी पार्टनर के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होएगा और किसी पार्टनर को कोई नाराजगी नहीं होएगी। दूसरी बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नो आइटम हैज प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन। देना आपने ये भी है, ये भी है और ये भी है, हर आइटम देनी है पर पोर्शन। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।